पाठ 13 पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पत्र। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। पंत जी उत्तुंग व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जीवन त्याग, संघर्ष, बलिदान तथा आत्मोत्सर्ग का जीवन रहा है। स्वाधीनता संग्राम की अवधि में ये लगभग 7 वर्षों तक विभिन्न जेलों में रहे। प्रस्तुत पत्र इनके उन पत्रों में से लिए गए हैं जो इन्होंने अहमदनगर जेल से अपनी बेटी तथा बेटे को लिखे थे, जहां ये 9 अगस्त 1942 से 31 मार्च 1945 तक रहे। अब ये चैप्टर जो है ये है भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म पंत के बारे में, जिनका जन्म अल्मोड़ा जिले के निकट खूंट गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसकी वजह से कई बार इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। तो जेल से ही अपने बच्चों को पत्र लिखते थे, जिनमें से एक पत्र का अंश आपको यहाँ दिया गया है। और ये जिस जेल से लिखे थे वह जेल थी अहमदनगर जेल, और वहाँ पे ये 9 अगस्त 1942 से 31 मार्च 1945 तक रहे। ये पत्र लिखा उन्होंने 28 नवंबर 1942। उनके बच्चों का नाम है लच्छी राजा। लड़की का नाम लच्छी है और लड़के का नाम राजा। अब पंत जी लिखते हैं, पिछले सप्ताह मैंने पत्र भेजा था, आशा है अब तक मिल गया होगा। आप जानते ही हैं कि उस समय पत्र, जब आज के डेट में अगर पत्र लिखा है तो कई दिन बाद जाकर वो पत्र जहाँ पहुँचना था अपने गंतव्य तक पहुँचता था। तो इसीलिए पंत जी ने लिखा है कि पिछले हफ्ते जो पत्र लिखा था उम्मीद है वो अब तक मिल गया होगा। जब तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएं, उत्तर विस्तार से लिखना। यानी जब उनकी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएगी, वो अपने बच्चों से कहते हैं कि जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो इस लेटर का जो जवाब है वो पूरे डिटेल में अच्छे से लिखना। हाँ, जैसे कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, इस बीच तुम्हारा ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगा रहना चाहिए। इतनी दूर हूँ मैं, अगर यहाँ से कोई सुझाव तुम्हें दे सकूँ तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। अब देखिए, ये पत्र वो अपने बच्चों को क्यों लिखते थे, ताकि वो अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखा सके। और अब देखिए कि इस पाठ में, इस पत्र में उन्होंने अपने बच्चों को क्या बातें सिखाई हैं जो आप भी अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। यह अच्छा है कि तुमने अपनी पढ़ाई नियमित रूप से की है। आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। मुझे आशा है कि तुम्हें पूरी सफलता मिलेगी। परीक्षा की सही सफलता अपने विषय के ज्ञान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने उसे कितने सुंदर ढंग से पेश किया है। पंत जी अपने बच्चों को समझाते हैं कि आप अगर अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छे से आता है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि ये बात, अच्छे मार्क्स इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने अपने आंसर को किस तरीके से पेश किया है। इसके लिए आवश्यक है दिमाग की ताजगी, सहजता और स्थिरता। पहली बार पढ़ने पर यदि पेपर कठिन लगे तो घबराना नहीं चाहिए। घबराहट से काम बिगड़ जाता है। यदि ऐसे मौक़ों में धीरज रखा जाए तो सफलता मिलने में आसानी रहती है। इसलिए किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना उत्तेजित होना चाहिए। पेपर को हल करने से पहले उसे पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 बार। जब तक पेपर ठीक ढंग से समझ में ना आए, कॉपी पर उसे लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी इसमें क्या समझाया गया अपने बच्चों को, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है, कि पेपर को सॉल्व करने से पहले उसे कम से कम 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ो। जब तक ठीक से समझ ना आए, कॉपी पे लिखना नहीं चाहिए। पहले कौन सा प्रश्न हल करना है ये भी छांट लेना चाहिए। कुल कितने प्रश्न हैं, इस निश्चित समय में इसका हिसाब लगाकर समय बांट लेना उचित रहता है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं और हमें किस क्वेश्चन को कितने टाइम देना है, कितने समय में हमारा काम हो जाना चाहिए, ये सब अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए। अपने उत्तर स्पष्ट शब्दों में, सही भाषा में, पूरे आत्मविश्वास के साथ इम्तहान की कॉपी में लिखनी चाहिए। इम्तहान यानी परीक्षा, तो अपने आंसर को बहुत अच्छे से सही भाषा में साफ़ सुथरे तरीके से लिखना चाहिए। यह भी बहुत आवश्यक है कि जो भी लिखा गया हो सफाई के साथ साफ शब्दों में लिखा गया हो। कोई भी पंक्ति या शब्द पढ़ने में अस्पष्ट ना लगे। यानी कोई भी लाइन आप लिख रहे हो या शब्द लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो समझ ही ना आए चेक करने वाले को। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात की तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूँ। इम्तहान के दिनों में रात भर जागकर आवश्यकता से अधिक अपनी शक्ति क्षीण करना ठीक नहीं है। यानी रात भर जागकर खुद को वीक करना ये ठीक नहीं है। इन दिनों उचित विश्राम करना चाहिए, उचित व्यायाम भी करना चाहिए और तरोताज़ा होकर परीक्षा भवन में जाना चाहिए। तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार उपहार में कुछ ना भेज पाया, इसका मुझे दुख है। राजा का जन्मदिन जब आने वाले
आने वाला था तभी मैं पकड़ा गया था। आने वाला था। आशा है तुमने ये दिन बड़े उत्साह से मनाया होगा। तुम सबको खूब खूब प्यार। ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं कि जब राजा का यानी उनके बेटे का जब जन्मदिन आने वाला था तभी वो पकड़े गए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे और उपहार में कुछ नहीं भेज पाए थे। उसके बाद एक और पत्र है जो 3 मार्च 1943 को उन्होंने लिखा अपनी बेटी बेटे को। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम सकुशल हो। सकुशल यानी बिल्कुल ठीक हो। यह अच्छा है कि तुमने रामायण को पढ़ने में विशेष समय लगाया। अब बच्चों ने उन्हें बताया होगा कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, तो अब वो उसका जवाब दे रहे हैं पंत जी। परंतु अपनी छुट्टियों के ये जो थोड़े से दिन रह गए हैं उनमें इसे कैसे पूरा कर सकोगे। इस सप्ताह तुम इसे जिस स्थान पर समाप्त करो अगले वर्ष फिर वहीं से आगे पढ़ना। पर हाँ, रात सोने से पहले जो कुछ तुमने पढ़ा है उसमें से 1 या 2 पृष्ठ पढ़ने का नियम बना सकते हो। इसमें विशेष प्रयास नहीं करना होगा। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका गहरा ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित भी हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो उनके बच्चे हैं उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है छुट्टियों के दिनों में, जब उनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो उन्होंने क्या किया होगा, स्कूल की छुट्टियों के दिनों में रामायण पढ़नी शुरू की होगी। तो पंत जी कहते हैं कि अब तुम्हारी छुट्टियों के कम ही समय रह गया छुट्टियां ख़त्म होने में, तो इतने समय में तो रामायण पूरी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो इस सप्ताह में यानी इस जो लास्ट वीक बचा है छुट्टी का उसमें तुम जितनी रामायण पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो और उसके बाद जहाँ पे ख़त्म करोगे अगले साल की छुट्टियों में वहीं से शुरू करना। लेकिन अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको याद करते रहना, उसको रिवाइज करते रहना और हर रात सोने से पहले 1 या 2 पेज वापस दोबारा से पढ़ने का नियम बना लो। यानी आगे मत पढ़ो पर जो पढ़ा हुआ है उसको ही रिपीट करते रहो ताकि भूले ना और हमारी याद में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। अब वो बताते हैं रामायण एक महान ग्रंथ है। केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, कुछ पाने के लिए भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पढ़ी बातें तुम रोज़मर्रा के जीवन में अमल में ला सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि रामायण में आप जो कुछ पढ़ते हैं अगर आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बतलाया था कि चिंता ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उससे अच्छा शिक्षक तुम्हें मिल नहीं सकेगा। आशा करता हूँ कि स्कूल खुलने के बाद भी तुम उनसे बराबर मिलते रहोगे। उन्हें मेरा हार्दिक सम्मान देना। गर्मियाँ बढ़ने से हमारी क्यारियों के फूलों का रंग फीका फीका लगने लगा है। उनमें कुछ तो मुरझाने भी लगे हैं। हमारे पास फूलों की 30 से भी अधिक किस्में हैं। मैंने अपने किसी पत्र में उनमें से कुछ का उल्लेख भी किया था। तुम जानते ही हो कि यही ऋतु है फूलों के खिलने की। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बहुत कोमल पौधे शीत सह नहीं पाते, पर बसंत उनके लिए सबसे सुहानी ऋतु होती है। यदि तुम चाहो तो कुछ फूल मिट्टी के बर्तनों में या लकड़ी के गमलों में उगा सकते हो। तुम आसपास के बाग बगीचों में जाकर देख सकते हो। जो फूल पसंद हो उन्हें गमलों में उगा लो। मेरे द्वारा नामांकित फूलों में तुम्हें कौन से फूल सबसे प्रिय हैं? यानी अब वो पंत जी पूछते हैं कि उन्होंने जो नाम बताए हैं उनमें से कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम सबको, दीना को भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ, बाबू।